जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग फिर एक नए सेशन के साथ जुड़े हैं। इससे पहले हम लोग बायोलॉजी में सेल का पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। आज हम लोग उसी का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। जहां कल हमने पढ़ा था बायोलॉजी में सेल से संबंधित कुछ जानकारियों, आज हम लोग उसी सेल के पार्ट को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो आप लोग यदि पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको जब इस कॉन्सेप्ट को बताया जाए तो समझने में कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए आप पहला वीडियो इनका देख लीजिए। तो चलिए, आज हम लोग इस सेशन को बिना देर के स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस सेशन से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, तो आप पहले इसकी जानकारी ले लीजिए। देखिए, यदि आप लोग इस सेशन को देखते हैं तो इससे आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 के अलावा यदि आप रेलवे का किसी भी भाग का तैयारी कर रहे हो तो वहां भी आपको ये टॉपिक कम करने वाला है। या आप किसी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको ये जीके जीएस के रूप में कम कर जाएगा। या आप आगामी बिहार एसएससी दरोगा जैसे एग्जाम की तैयारी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो वहां भी आपको ये टॉपिक काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसलिए आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए, क्योंकि जब भी हम इस प्रकार का वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, इसमें आप लोगों के लिए हम एक महत्वपूर्ण बात लेकर के आए हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे में चाहे आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या आप ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो इन सारे एग्जाम में आपको ये टॉपिक जो है काफी हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि रेलवे की अगर जान कही जाए तो वो क्या होती है, तो साइंस होती है। इसलिए आपको सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक साइंस को कवर करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर दूल्हा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है तो समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स उसकी कन्या होती है। ठीक है, तो आप लोग इस सब्जेक्ट को भी अच्छी तरीके से समझिएगा। चलिए, हम लोग बिना देर के आज के इस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं क्या, सेल से रिलेटेड, और ये आपका जो है पार्ट कितना हो जाएगा, तो पार्ट 2 हो जाएगा, क्योंकि पार्ट 1 हम लोग पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, हम लोगों का टॉपिक क्या रहने वाला है, तो वो है आपका सेल थ्योरी। आप लोग ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा, हम एक एक बातें आपको इससे संबंधित बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करें 1837 ईस्वी की बात करते हैं 1838 ईस्वी में। ठीक है, 37-38 की अगर हम लोग बात करें तो दो वैज्ञानिक थे जिसका नाम था स्वॉन और स्लाइडेन। क्या नाम था, तो स्वॉन और स्लाइडेन, इसको याद रखिएगा। क्या नाम था, एक का नाम था स्लाइडेन और दूसरे वैज्ञानिक का नाम क्या था, वो था कौन, स्वॉन। स्लाइडेन और दूसरा कौन था, स्वॉन। इन दोनों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों ने मिलकर के ही इस सिद्धांत को क्या किया, तो सेल थ्योरी को दिया। ठीक है, स्लाइडेन और स्वॉन ने मिलकर के कब दिया था, तो 1938 ईस्वी में इस सिद्धांत को दिया। और इस सिद्धांत में अगर हम लोग बात करें स्लाइडेन का, किसके बारे में हम लोग बात करें, तो ये आपका हो जाएगा स्लाइडेन का, तो ये आपका जर्मनी निवासी था। और इसकी अगर हम लोग बात करें स्वॉन का, तो ये भी कहां का निवासी है, तो जर्मनी का निवासी है। परंतु अगर हम लोग इसके बारे में और देखें, ये जो है आपका स्लाइडेन, इसकी अगर बात करें तो ये कौन सा वैज्ञानिक है, तो स्वॉन के बारे में हम लोग देखें तो ये आपका जो है स्वॉन, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग स्वॉन, ये आपका जंतु वैज्ञानिक है। कैसा वैज्ञानिक है, तो जंतु वैज्ञानिक है। जबकि स्लाइडेन जो है आपका ये हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक। इतना जानकारी आपको एक्स्ट्रा में रखना पड़ेगा कि अगर स्वॉन पूछा जाए, स्लाइडेन पूछा जाए कहाँ का निवासी है, तो ये हो जाएगा जर्मनी का। और किस का वैज्ञानिक है, तो ये आपका वनस्पति शास्त्री है। जबकि स्वॉन की बात करें, ये भी निवासी कहाँ का है, जर्मनी का। और कैसा वैज्ञानिक है ये, तो ये जंतु वैज्ञानिक है, यानी जंतुओं पर ये रिसर्च करता है। तो आइए हम लोग दोनों के बात को समझें, दोनों ने सेल थ्योरी में क्या बताया। देखिए, इनका कहना था
ये स्लाइडेन का इन्होंने कहा था कि जंतुओं का जो शरीर है ये कोशिकाओं से मिलकर बना है। जंतुओं का शरीर किससे मिलकर बना है? तो कोशिकाओं से मिलकर के बना है। ठीक है, जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग स्वर्ण की बात करें तो स्वर्ण ने भी बताया था क्या कि पादपों का शरीर, ठीक है, पादपों का जो शरीर है वो शरीर किससे मिलकर के बना होता है? तो वो भी मिलकर बना होता है किससे? तो वो भी मिलकर बना होता है कोशिका से। आइए हम लोग इसका दूसरा बात करें। इस स्लाइडेन ने कहा था कि प्रत्येक कोशिका मिलकर के समान कार्य को संपादित करते हैं। ठीक है, समान कोशिका मिलकर समान कार्य को संपादित करते हैं। ठीक है, समान कोशिका मिलकर समान कार्यों को क्या करते हैं? संपादित करते हैं। यानी अगर बॉडी में कोई काम कर रहा है तो एक समान कोशिका एक जैसी कार्य करेगी और दूसरे अलग प्रकार की समान कोशिका शरीर में अलग मिलकर के एक साथ अलग प्रकार का कार्य करेंगे। यानी शरीर में अलग अलग कोशिकाओं का समूह मिलकर अलग अलग कार्यों को संचालित करता है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे ब्लड को चलाने के लिए अलग सेल है, हमारे हार्ट को चलाने के लिए अलग सेल है, लीवर को चलाने के लिए अलग सेल है, माइंड को चलाने के लिए अलग सेल है। ठीक है, तो सभी पार्ट को, सभी अंगों को चलाने के लिए अलग अलग कोशिकाएं शरीर में कार्यरत होती है। तो ये बातें किसने बताई? तो ये बातें बताई किसने? तो स्लाइडेन ने बताई। और सेम टू सेम बातें अगर स्वर्ण की कही जाए तो स्वर्ण ने भी यही बातें बताई। और अगर हम लोग बात करें आगे तो ये भी बात बताया गया कि सभी कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, सभी कार्यों को नियंत्रित करने के लिए कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। ठीक है, कोशिका के अंदर क्या होते हैं? तो केंद्रक होते हैं। तो आप लोग ये याद रख लीजिएगा कि कोशिका जो सभी प्रकार का शरीर में कार्य करती है तो उन कार्यों पर नियंत्रण कौन रखती है? तो वो कोशिका के अंदर पाए जाने वाला सेल का जो सेंटर होता है, केंद्रक होता है, वो सभी कोशिका के कार्यों पर नियंत्रित रखता है। इसीलिए कोशिका का जो केंद्रक है क्या कहलाता है? तो कोशिका का दिमाग कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग इस पॉइंट को भी याद रख लीजिएगा। हम नोट में इस बात को लिख देते हैं क्या? तो कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? तो कोशिका का दिमाग जो है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किसे? तो केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर के यानी कोशिका के सभी अंगों को, सभी कार्यों को संचालित करने में इसमें मदद करती है। जिस प्रकार हमारे शरीर को पूरे भाग को कंट्रोल कौन करता है? तो हमारा मस्तिष्क। इसीलिए हमारा मस्तिष्क दिमाग है। तो उसी तरह कोशिका के संपूर्ण कार्य को नियंत्रित करता है कौन? केंद्रक। इसीलिए कोशिका का दिमाग कौन कहलाता है? तो केंद्रक कहलाता है। तो ये सारी बातें किसने बताई थी? तो ये सारी बातें बताई थी स्लाइडेन। और किसने? तो स्वर्ण ने मिलकर के इन बातों को बताया था। तो एक बार हम रिवीजन कर रहे हैं, फास्ट आप लोग समझिएगा। देखिए, कोशिका सिद्धांत जो है ये आपका स्लाइडेन और किसने दिया है? स्वर्ण ने। दोनों वैज्ञानिक जर्मन का निवासी है। स्लाइडेन की बात करें ये वनस्पति वैज्ञानिक है, जबकि स्वर्ण जंतु वैज्ञानिक है। और वनस्पति वैज्ञानिक जो थे स्लाइडेन, इनका कहना था कि जंतुओं का शरीर किससे बना है? कोशिका से। जबकि स्वर्ण का भी कहना था कि पादपों का भी शरीर किससे बना है? तो कोशिका से मिलकर बना है। और
समान कोशिका मिलकर समान कार्य को संचालित करते हैं, शरीर में संपादित करते हैं। ठीक उसी प्रकार पादप के अंदर भी समान कोशिका मिलकर समान कार्य को करते हैं। और सभी कार्यों पर नियंत्रण कौन रखती है? तो वो रखती है कोशिका का केंद्रक, जो है सभी कार्यों पर नियंत्रण रखती है। इसीलिए हम लोग कोशिका को, इसका जो है कोशिका का दिमाग हम लोग किसे बोलते हैं? तो कोशिका का दिमाग बोला जाता है किसे? तो केंद्रक को कहा जाता है। तो आप लोग यहां तक अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोगों का जो पॉइंट है, हम लोग यहाँ आते हैं और इस लाइन को समझते हैं। देखिए ये किसकी संरचना है? तो ये हो जाएगी आपका कोशिका का संरचना। आप लोग एक एक करके ध्यान से समझिए, ये किसकी संरचना है? तो ये आपका कोशिका की क्या है? तो संरचना। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोशिका की ये क्या है? तो संरचना। तो इस संरचना में अगर हम लोग देखें कि कौन कौन सा भाग कहाँ स्थित है, उसकी बात करें, तो आइए हम लोग उससे समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो आप इस व्हाइट कलर का ये जो झिल्ली देख रहे हैं, इस झिल्ली को, ये आंतरिक झिल्ली को हम लोग क्या नाम देते हैं? कोशिका झिल्ली। जबकि जो आपको सबसे बाहर की ओर जो झिल्ली दिखाई दे रहे हैं, इस झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। आप लोग याद रखिए, कोशिका के ऊपर दो तरह की झिल्ली होती है। आंतरिक झिल्ली को कोशिका झिल्ली, जबकि सबसे बाहरी झिल्ली को हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, और हम लोग बात करें इस कोशिका के बीच में क्या है? इसका ये केंद्रक कहलाता है। ठीक है, ये कोशिका का क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। और इसी केंद्रक के अंदर जो ये आप ग्रीन कलर का लिक्विड देख रहे हैं, इस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव। याद रखिएगा, कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव को हम लोग केंद्रिका द्रव कहते हैं। और ये जो इस तरह से आप देख रहे हो, ये भी इनका लिक्विड पार्ट है, द्रव पार्ट है। कोशिका के अंदर भी चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ भरा रहता है और इस चिपचिपे गाढ़े पदार्थ को हम लोग क्या नाम देते हैं? कोशिका द्रव नाम देते हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको समझिए। जो व्हाइट कलर की झिल्ली दिख रही है, ये क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली। और सबसे बाहर जो दिख रहा है वो क्या है? कोशिका भित्ति। और इसके बीच में जो ये आपका केंद्रक है कोशिका का, और इसके अंदर जो लिक्विड है उसे हम लोग केंद्रिका द्रव, और कोशिका के अंदर जो ये द्रव है, ये द्रव क्या कहलाता है? तो कोशिका द्रव कहलाता है। तो आप लोग इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, तब हम इसको आगे की और भी इसमें समझाएंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कोशिका झिल्ली की, इसके बारे में जानते हैं। देखिए ये जो कोशिका झिल्ली होती है, ये कैसी झिल्ली होती है? तो याद रखिएगा, ये झिल्ली होती है अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। और दूसरी तरह से बात करें, ये झिल्ली कैसी होती है? तो चयनात्मक होती है। और अगर हम लोग बात करें, ये झिल्ली बनी किसकी होती है? तो ये बनी होती है किसका? तो लिपिड एवं प्रोटीन की, लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? लिपिड एवं किसका? प्रोटीन का। यही कोशिका झिल्ली जो है कोशिका को आकार प्रदान करता है। ठीक है, कोशिका को क्या करता है? आकार प्रदान करता है ये। ठीक है, आकार प्रदान करता है। तो कौन? तो कोशिका झिल्ली। और हम लोग बात करें तो ये कोशिका को बाहरी वातावरण से रक्षा करती है। ठीक है, वातावरण से क्या करती है? तो रक्षा करती है। कौन? तो कोशिका झिल्ली। देखिए अगर कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है, तो इसका मतलब आप लोग पहले इसकी बात को समझिए कि अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है। इसकी बात करें, देखिए ये पतली इस तरह से झिल्ली होती है। अगर हम लोग बात करें इसमें कि ऊपर से यदि कोई कण इसके अंदर प्रवेश कर रहा है, तो इसमें कौन से कण प्रवेश कर पाएंगे और कौन से कण इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, जो कण कोशिका के लिए आवश्यक होगा वो कण ये कोशिका के अंदर आ जाएंगे, और जो आवश्यक ना होंगे ये झिल्ली
उस कण को अंदर प्रवेश करने नहीं देती है। तो इसलिए हर एक बाहरी चीज कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाए यह संभव नहीं है, क्योंकि इनकी बाहरी झिल्ली जो कोशिका झिल्ली है वो कैसी झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य। तो आवश्यक चीज कोशिका के अंदर आ सकती है, कोशिका से बाहर निकल सकती है, परंतु अनावश्यक चीज कोशिका के अंदर ना तो प्रवेश कर सकती है ना ही उससे निकल सकती है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है, कि सभी कण उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर आपको और समझना इस बात को, पॉइंट को, तो देखिए अगर हम लोग किसी विलयन को बनाए तो आप सभी को पता है कि विलयन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, तो विलेय देखते हैं, और क्या दूसरा कण देखते हैं, तो दूसरा कण क्या होता है, विलायक। अगर आप लोग इस अर्धपारगम्य झिल्ली से, ठीक है, इस अर्धपारगम्य झिल्ली से अगर हम लोग बात करें कि हम क्या निकाल देंगे, इसके कण को निकालें, इस विलयन को इसमें हम पास करें, तो आप सभी को पता है कि इससे कौन सा कण पार करेगा, तो इसमें विलायक के कण तो निकल जाएंगे, परंतु इसमें जो विलेय था वो कण बाहर ही रह जाएंगे। तो देखिए विलायक के कण पार कर गए परंतु विलेय के कण पार नहीं कर पाए। तो ये जो कण पार नहीं कर पाए कोशिका के लिए क्या हो गया, तो अनावश्यक। ठीक है, और जबकि विलायक पास कर गया तो ये कोशिका के लिए क्या हुआ, तो आवश्यक कण हुआ। तो यही झिल्ली क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। आइए हम लोग आगे और समझते हैं इस लाइन को। तो आप लोग यहां तक समझ गए होंगे कि कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, यह अर्धपारगम्य होती है, चयनात्मक होती है। यही कोशिका झिल्ली कोशिका का आकार प्रदान करती है और यह बाहरी वातावरण से क्या करती है, तो रक्षा भी करती है यही। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में ये क्या रहता है, तो मौजूद रहता है। जंतु कोशिका में मौजूद रहता है कौन, कोशिका झिल्ली। आइए हम लोग अगर बात करें कोशिका भित्ति का, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। चलिए हम लोग बढ़ते हैं कोशिका भित्ति की ओर बात करते हैं। देखिए कोशिका भित्ति सबसे पहले हम लोग बात करें कि ये पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है पादप कोशिका में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, और हम लोग बात करें कोशिका भित्ति का, इसका क्या काम है कि ये भी कोशिका को आकार प्रदान करता है। ठीक है, कोशिका का क्या करता है, आकार प्रदान करता है ये भी। और कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है, तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका भित्ति क्या करती है, तो यह कोशिका भित्ति भी बाहरी वातावरण से रक्षा करती है। ठीक है, बाहरी वातावरण से क्या करती है, तो रक्षा करती है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए एक लाइन आप लोग यहां से समझे, आप लोग इसको क्लियर करिए। देखिए कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में क्या रहता है, मौजूद रहता है, परंतु ये जो कोशिका भित्ति है ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग इस कोशिका भित्ति की बात करें, क्या ये कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो बिल्कुल ये किसमें पाया जाता है, तो पादप कोशिका में ये पाया जाता है। और अगर हम लोग बात करें पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली भी मौजूद रहता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली भी क्या रहता है, तो मौजूद रहता है। तो दोनों पाया जाता है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी रहता है और पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली भी मौजूद रहता है। तो आप लोग यहां तक अगर कवर कर लिए होंगे तो हम लोग केंद्रक के पास आते हैं और उसके बाद हम लोग कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को समझेंगे। देखिए हम लोग बात करें केंद्रक के बारे में, तो केंद्रक देखिए क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग केंद्रक की बात करें तो केंद्रक के खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता है रॉबर्ट
ब्राउन। कौन है? रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। इस केंद्रक की अगर हम लोग बात करें तो इस केंद्रक में पाया जाता है क्या? तो इस केंद्रक में 90% आपका रहता है क्या? तो 90% रहता है प्रोटीन। क्या रहता है? 90% प्रोटीन रहता है, जबकि 10% की अगर हम लोग बात करें तो ये पाया जाता है कौन? तो ये पाया जाता है डीएनए। ठीक है, और हम लोग बात करें इस प्रोटीन में, ठीक है, इस प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो चीज है क्या? तो एक है आपका आरएनए और इसमें एक बात करें तो एक है आपका कौन? तो क्रोमोसोम। ठीक है, तो कभी कभी आप लोग से प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोशिका के केंद्रक में क्या पाया जाता है? तो देखिए डीएनए रहता है, आरएनए रहता है और क्या रहता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हम लोग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम को हम लोग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक क्या होता है? अम्ल होता है। और अगर हम लोग डीएनए की बात करें, इसका पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए अगर हम लोग इसकी बात करें और थोड़ा सा, तो देखिए ये जो आपका आरएनए है, ये आरएनए तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है एमआरएनए, एक होता है क्या? तो टीआरएनए और एक क्या होता है? तो आरएनए। ये तीन तरह का आपका आरएनए पाया जाता है। तो थोड़ी सी अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो देखिए इस पर जो है ये एमआरएनए, इसका काम क्या है? तो ये शरीर में जब प्रोटीन की क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, प्रोटीन की कमी की क्या करता है? तो कमी की सूचना देता है। क्या देता है? कमी की सूचना देता है। किसे? तो ये देता है आरएनए को। तो आरएनए क्या करता है? तो ये बना देता है प्रोटीन का क्या करता है? तो निर्माण करने लगता है। ठीक है, और जब प्रोटीन बन जाता है तो इस प्रोटीन को पूरे शरीर में ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? तो वो करता है टीआरएनए। तो प्रोटीन को क्या करता है? तो ये करता है ट्रांसफर करने का कार्य। ठीक है, ट्रांसफर करने का कार्य करता है कौन? तो टीआरएनए। तो आप लोग इतना लाइन अवश्य याद रखिएगा। तो पूछेगा आरएनए का कौन सा भाग प्रोटीन का निर्माण करता है? तो वो है आरआरएनए। तो प्रोटीन की कमी की पहचान कौन करता है? तो एमआरएनए। और शरीर में प्रोटीन को पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वो है आपका टीआरएनए। ठीक है, हम लोग क्रोमोसोम की बात करें तो देखिए क्रोमोसोम आप सभी जानते होंगे ये क्रोमोसोम क्या होता है? गुणसूत्र। जैसे हम एग्जांपल में आपको बता दें कि आप लोग को याद होगा कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? गुणसूत्र की संख्या आप सभी को पता होगा कि ये 23 जोड़ा होता है। ठीक है, अगर गुणसूत्र की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाए, याद रखिएगा गुणसूत्र की संख्या में कमी या वृद्धि, संख्या में अगर कमी या क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, तो इसी को हम लोग एक नाम देते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सिंड्रोम कहते हैं। गुणसूत्र का बढ़ना या घटना ही क्या कहलाता है? सिंड्रोम कहलाता है। तो आप लोगों को हम ये आगे ये क्रोमोसोम, आरएनए और डीएनए, इन सभी के बारे में आपको डिटेल से अगले क्लास में बताएंगे। केवल हम आपको यहाँ पर एक जानकारी के तौर पर दे रहे हैं। ठीक है, आइए आप लोग आगे की ओर समझिए। देखिए आगे जो हम लोगों का पॉइंट है इसकी बात करें
ये है आपका कोशिका द्रव। इस लाइन को भी आप लोग याद रख लीजिएगा। केंद्रक में पाया जाने वाला द्रव क्या है, तो ये द्रव है क्या, तो केंद्रिका द्रव। ठीक है। और अगर इस कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका द्रव। और याद रखिएगा इनके कार्य भी, तो इनके कार्य क्या है, तो ये केंद्रिका द्रव केंद्रक के अंदर वाले भाग को क्या करता है, तो सूखने से बचाता है। ठीक है, सूखने से क्या करता है, तो बचाता है। और उसी प्रकार कोशिका द्रव कोशिका अंगों की क्या करता है, तो रक्षा करता है। कोशिका अंग की क्या करता है, तो ये भी रक्षा करता है। तो देखिए, अगर यदि केंद्रक में द्रव नहीं हो तो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले सभी अंग क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उसी तरह कोशिका के अंदर जितने सारे अंग होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, ठीक है, गोल्गी का, ये सारे की सारी कोशिका के अंग है। अगर ये लिक्विड उसके अंदर नहीं रहे तो ये अंग सूख करके क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए ये कोशिका द्रव उन सभी अंगों की रक्षा करती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या, कि ये जो आपका कोशिका द्रव है, कौन, तो ये कोशिका द्रव और ये केंद्रक द्रव, ये दोनों मिलकर के आपका क्या कहलाता है, तो ये मिलकर के कहलाता है जीव द्रव। क्या कहलाता है, जीव द्रव। केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, तो जीव द्रव्य कहलाते हैं। तो ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक अच्छी तरीके से इस टॉपिक को समझ गए होंगे। यदि कहीं आपको परेशानी हुई है तो एक बार वीडियो को स्किप करिए, एक बार पुनः देखिए, आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब भी हम इस तरह का क्लास लेते हैं तो हम हमेशा चाहते हैं कि आपको ये अच्छा से अच्छा कंटेंट जाए, क्योंकि आपको ये सारी बातें एग्जाम में पूछा गया प्रश्न यहाँ से आपको बनता है और आगामी एग्जाम में बनेगा भी। ठीक है, तो इसलिए आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। यदि हमारा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, बेल आइकन अवश्य ऑन रखिएगा, क्योंकि जब भी हम इस तरह का वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल बता दें, कल है संडे, कल हम लोग जो मॉर्निंग में सुबह 7 बजे क्लास करेंगे वो होगा मैथ का एकदम बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग जुड़ेंगे, जहां हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।